इंडियन फिलोसफी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। इंडियन फिलोसफी क्या थी देख लिया, फिलोसफी क्या है वो देख लिया, वेस्टर्न फिलोसफी देख चुके हैं, ठीक है। एक कंपैरिजन भी देख लिया है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न मतलब इंडिया की फिलोसफी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सब चीज एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम डील कर चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन का जो आपका पार्ट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है, जो कि आपके में दिया हुआ है नेचर एंड इट्स स्कोप करके, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो हम लोग को करना है, ऐसे ऑन करना है। दूसरा पार्ट जो हम लोग को करना है वो है क्या, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। फिलॉसफी और रिलीजन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंसेस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, ठीक है। सोशियोलॉजी की क्लास में आपको क्या बताया था कि रिलीजन क्या होता है, व्हाट इज रिलीजन, क्या होता था रिलीजन, हाँ बिलीव, हाँ और कुछ, क्या होता है रिलीजन, हम लोग रिलीजन धर्म मतलब क्या होता है कि एक मनुष्य का, एक इंसान का जो भी क्या होता है बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। किसके ऊपर में बिलीफ सिस्टम, कोई सुपर नेचुरल पावर के ऊपर में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे रिलीजन। कि हम जो है एक धर्म को मानते हैं, क्यों मानते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा जो है वो फेथ है, किसके ऊपर है, कोई सुपर नेचुरल पावर है, फिर सुपर नेचुरल बीइंग है, ठीक है, उनके ऊपर हमारा क्या है अटूट विश्वास है, ठीक है। एंडरसन एंड पार्कर ने 4 बातें बताई थी, याद है क्या सबको, हाँ पेपर तो दिए हैं, याद है किसी को, एंडरसन एंड पार्कर ने 4 बातें बताई थी, कुछ याद है। सबसे पहले तो यही था क्या कि मनुष्य का जो अटूट विश्वास होता है ना, किसके साथ में होता है, सुपर नेचुरल पावर के साथ में, पहला ये। दूसरा क्या बताया कि मैन जो है वो एडजस्ट करता है उस सुपर नेचुरल पावर के हिसाब से। तीसरा, एक्ट, कौन से एक्ट है जो कि सिंफुल माने जाएंगे, ऐसे कौन से कार्य हैं जो हर धर्म में पाप माना जाता है। और चौथा था कि अगर साल्वेशन चाहिए, मुक्ति, लिबरेशन अगर चाहिए तो उसके तरीके क्या है, था नहीं था, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको रिलीजन के बारे में तो बता चुके हैं कि रिलीजन होता क्या है, आपको ये भी पता है कि फिलॉसफी, वेस्टर्न में जो फिलॉसफी है और इंडिया में जो दर्शन है उसका मीनिंग क्या है। लेकिन आज हमको क्या देखना है कि फिलॉसफी और रिलीजन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है ना। तो कोई बताओ क्या है या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। फिलॉसफी है और एक साइड रिलीजन है, ठीक है। फिलॉसफी और रिलीजन के बीच में इंटरकनेक्शन क्या हो सकता है, फिर रिलेशनशिप क्या हो सकता है, हाँ कुछ सोचो या कुछ बताओ क्या हो सकता है। एक बात बताओ, आपका जो रिलीजन था वो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स में चलता है कि नहीं चलता है, हाँ कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो। वैसे ही आपकी जो फिलोसफी है उसमें भी तो कुछ लॉज होंगे, है ना। जैसे कि वन ऑफ द लॉ इज कि आपको हर एक चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है तो उसके बियॉन्ड देखना है ना, तभी तो आप किसको अचीव कर पाओगे, विजडम को, बियॉन्ड ऑल द नॉलेजेस, है ना। जो आपके सामने अगर कोई चीज दिख रही है तो वो वैसी क्यों है, हर चीज में क्या करना है आपको, इंक्वायरी करना है, ठीक है। और उसके बाद एक अल्टीमेट रियलिटी तक के आपको क्या करना है, पहुंचना है कि एक्चुअल में सत्य क्या है, ठीक है। तो जैसे आपकी फिलोसफी में कुछ कुछ क्या है, रूल्स और रेगुलेशन है आपको फॉलो करने, सेम आपके क्या है रिलीजन में भी है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। बात समझ में आ रही है सबको। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करेंगे तो क्या है, दोनों में इंटरकनेक्शन। सबसे पहला इंटरकनेक्शन क्या है कि बोथ आर नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव का मतलब ये है कि नॉर्म्स के ऊपर में बेस्ड है। बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट,
आवाज आ रही है कि नहीं? प्रतिमा, नंदिनी, मिताली, मनीषा एंड विकास। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, बोथ आर नॉर्मेटिव इन नेचर। क्यों नॉर्मेटिव बोला? नॉर्मेटिव मतलब ही है क्या? इट इज रिलेटेड टू नॉर्म्स, और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं। समझ में आया पहला? दूसरा क्या हो सकता है? पहले तो ये बोल दी कि दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन ये है कि दोनों के दोनों जो है वो कैसे हैं? नॉर्मेटिव इन नेचर। दोनों जो है कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जो कि जरूरी है। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है? बताओ बताओ। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, हाँ कैन से। और क्या हो सकता है? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता हो? सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सुना है? कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ एडिशनल, हाँ ठीक है, और कुछ? हाँ, जो समानांतर चलते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो इंडियन फिलोसफी है वो कैसी है? पैरेलल है ओरिजिन में, मतलब उसका डेवलपमेंट जो है वो कैसा हुआ है? पैरेलल हुआ है हम कहते हैं। और वहीं पे हम बोलते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो लीनियर, मतलब एक आएगा और एक जाएगा। लेकिन हमारी जो फिलोसफी थी वो क्या है? पैरेलल, मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारी फिलोसफीज क्या कर रही थी? एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे बोलता है कि फिलोसफी और रिलीजन जो है वो कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के ऊपर में कहीं ना कहीं वो क्या है? निर्भर है। ठीक है, अगर मान लो रिलीजन ने बोला कि क्या, मान लो कोई पर्टिकुलर धर्म है उसमें जो है कुछ चैरिटी की बात हो रही है, कुछ डोनेशन की बात हो रही है, या फिर नारियल चढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, ये सब बात हो गई, तो रिलीजन ने बोला आपको ऐसा करना चाहिए। फिलोसफी बोलेगा कि अगर ऐसा करना है तो क्यों करना है ना? उसके पीछे के वो क्या करेगा? रीजंस को फाइंड आउट करने लगेगा। ठीक है, अगर आप ब्लाइंडली हर एक चीज को अगर आप फॉलो करने लग जाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपरस्टिशन में। है कि ही नहीं? होगा कि नहीं होगा? अगर आप ब्लाइंडली हर एक चीज को अगर आप फॉलो करते रहोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपरस्टिशन में। और वहीं पर अगर फिलोसफी का अगर रिलेशनशिप रिलीजन के साथ में नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉगमेटिज्म, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। बात समझ में आ रही है कि फिलोसफी और जो रिलीजन है वो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर रिलीजन ने कुछ बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए तो फिलोसफी क्या ट्राई करेगा? वो ट्राई करेगा कि उसके पीछे में क्या ट्रूथ छिपा हुआ है मैं उसको रिवील करूं, क्योंकि फिलोसफी का तो काम ही है टू इंक्वायर या फिर इंक्वायरी। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रही है बात? जी मैम। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि दोनों ही ऑप्टिमिस्ट हैं। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट बताया था। दोनों ही कैसे हैं? ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि आपको बताया है कि अगर आप फिलोसफी की बात करेंगे तो भले ही वो पेसिमिस्ट चालू होता है, हम बोलते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, जीवन जो है दुख से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन एट लास्ट हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? साल्वेशन का, मुक्ति का होता है। तो वैसे ही अब अगर आप रिलीजन से जुड़ते हैं, ठीक है, अगर आप रिलीजन से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो वहां पे भी आप क्या करते हैं? स्पिरिचुअलिटी, एक कनेक्शन है जो कि बिल्ड होता है आपके और आपके रिलीजन से, है ना? आप कुछ जैसे कि कभी मन जो है वो बेचैन है, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है, आप क्या करते हैं? क्या प्रेफर करेंगे? कहीं घूमने चले जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो भगवान से थोड़ा टेम्पल चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है? एक सुकून है, वो आपका वे है कि आपका मन कैसे बहल जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्टिमिस्ट इन नेचर है, वो हर चीज का क्या है? निवारण फाइंड आउट करने में है।
ठीक है, जैसे वेस्टर्न फिलोसफी की बात करोगे तो इट इज मोर अबाउट द क्यूरियोसिटी, इट इज मोर अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हर एक चीज को रिवील करना, फैक्ट्स को, ट्रूथ को रिवील करना। लेकिन हमारा जो इंडियन फिलोसफी है इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, एंड क्या होगा, हम कौन है ना, हम यहाँ क्यों हैं, और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज के पीछे का जो मीनिंग है वो ढूंढने का काम कौन करता है, इंडियन फिलोसफी। इसीलिए उसको क्या बोला है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इसलिए क्योंकि उसका अप्रोच कैसा है, पॉजिटिव है, वो हर चीज का सोल्यूशन जानना चाहता है। बात समझ में आ रही, तीन चीज समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको आ जाता है कि ड्रॉ अ कनेक्शन बिटवीन और रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसफी एंड रिलीजन, तो क्या आप लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, हम्म, ये हमेशा क्या करना है, याद रखना कि बोथ आर नॉर्मेटिव इन नेचर। क्यों नॉर्मेटिव बोला है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लॉज, रूल्स, ठीक है। दूसरा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब रिलीजन के बिना आपकी फिलोसफी अधूरी और फिलोसफी के बिना आपकी रिलीजन अधूरी, ठीक है। तीसरा ये है कि ये क्या है, ऑप्टिमिस्ट, क्या है, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तीनों का जो है आपको एक रीजन हमने दे दिया है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्स टू मैक्स कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का, ठीक है। इसके इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक के जो है वो 4 नंबर का हाईएस्ट, एक दो बार आया होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्या पूछा कि ड्रॉ रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड द रिलीजन। देखो फिलोसफी इन लाइफ भी आ सकता है, ठीक है। तो फिलोसफी इन लाइफ में लिखने का तरीका सबका क्या रहेगा, अलग रहेगा, नहीं रहेगा, सबने अपनी फिलोसफी लिखेंगे उसमें, है कि नहीं, कि फिलोसफी जो है आपकी लाइफ को ऐसे प्रभावित करता है, या फिर फिलोसफी और लाइफ का इंटरकनेक्शन क्या है, ठीक है। पहले ही बताया, अगर फिलोसफी पढ़ोगे तो क्या होगा, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। आपका अप्रोच जो है वो कितना कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हर चीज का आपके पास क्या है, समाधान है नहीं है। भगवत गीता भी आगे जो आपकी क्लासेस रहेगी उसमें पढ़ेंगे, फिलोसफी ऑफ गीता, ठीक है। तो उसमें एक आएगा क्या, कर्म योग, ठीक है, कर्मयोग। तो उसमें क्या है, आपके कर्म, ठीक है, हम बोलते हैं निष्काम कर्म, बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो बट यू हैव टू वर्क, ठीक है। तो ये सब चीज आपकी क्या है, फिलोसफी ऑफ लाइफ है, कि फिलोसफी से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, इम्पैक्ट होती है, आपके देखने का नजरिया, आपका परसेप्शन क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। What is the relationship between philosophy and life, ठीक है। इसमें सबको क्या करना है, अपनी ही फिलोसफी लिख कर लाना है, जो आपको ऐसा लगता है कि फिलोसफी और लाइफ के बीच में इंटरकनेक्शन होगा तो क्या होगा, वो चीज को आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, डू यू थिंक इंडियन फिलोसफी इज पेसिमिस्ट इन नेचर, ठीक है। दो क्वेश्चन लिख लिए, तो ये दो क्वेश्चन आपको क्या करके लाना है, लिख कर लाना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आपके रिलीजन, ये रिलीजन और उसका नेचर क्या है, व्हाट इज फिलोसफी, है ना, व्हाट इज दर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेस्टर्न एंड द इंडियन फिलोसफी, वो सब आप कर लेंगे, ठीक है। एक आपको क्या देंगे, सैटरडे नहीं फ्राइडे तक के आपको क्या मिल जाएगा, एक पूरा फॉर्मेट, ठीक है। उसमें आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लाना पड़ेगा, है ना। मंडे को हम क्या करेंगे, उसका चेकिंग, ठीक है। चलो, ये टॉपिक सबको समझ में आया, क्या हो गया, कोई बात, चलो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो स्टार्ट करना है अब, जो है हर एक की इंडिविजुअल फिलोसफीज जो है वो स्टार्ट हो रही है, वेदास एंड उपनिषद,
चलो, वेदा क्या है या वेद क्या है? आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम? हिंदी, ठीक है। चलो, वेद क्या है या वेद से आप क्या समझते हैं? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? सुन पा रहे हैं ऑनलाइन के बच्चे? जी मैम। बताइए वेद क्या है? मैम जिनमें हिम्स लिखे हो, टीचिंग्स हो। और कुछ? और कुछ यहाँ के बताओ। जिनमें सोसाइटी के नॉर्म्स लिखे हैं, सोशल रूल्स लिखे हैं, कैसे सोसाइटी चलना चाहिए, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने चाहिए, उन सब के बारे में लिखा गया। मेडिसिन के बारे में लिखा गया। ठीक है, यहाँ से कोई? वेद क्या है? क्या है? बोलिए बोलिए, क्या समझते हैं वेद से? इसका आपको क्या कहते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ना है। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पूरा चीज आप पढ़ेंगे। ठीक है, वेद क्या है पहले ये तो बताओ। हम्म क्या? ज्ञान। और कुछ? वेद जो है वो विद वर्ड से आया है। विद वर्ड का मतलब ही होता है क्या? नॉलेज या फिर ज्ञान। ठीक है, और कुछ? वेद क्या है पहले ये तो बता दो। ये जो है वो एंशियंट टेक्स्ट है। हाँ, सबसे बेस में ही नहीं जाते हैं, आप कहाँ घुस जाते हैं? फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो पूरा कुएं के अंदर, एकदम डीप इनसाइड, है ना। पहले बेस से चालू करते हैं। पहले अगर कुएं के पास जाना है तो पहले कुएं के पास जाओगे कि पहले अंदर घुस जाओगे छलांग मार के, है ना। एक बार में जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो इनसाइड। पहले ये तो बताओ कि वेद क्या है? वेद क्या है आपके? एंशियंट टेक्स्ट है, ठीक है। और फिर जैसे दूसरा वर्ड क्या बोला वंशिका ने? नॉलेज, ठीक है। फिर प्रतिमा का काफी अच्छा था, वो भी बताए सब चीज, लेकिन वो काफी डीप बातें हैं जो आगे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे क्या कि वेद है क्या? वेद जो है आपके एंशियंट टेक्स्ट है, ठीक है। बहुत पुराने क्या है? टेक्स्ट हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वेद और उपनिषद जो है वो क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी फिलोसफी की। उसके बाद ही जो है सबने उसमें अपने अपने मत, अपने अपने आइडियाज को क्या करते गए हैं? ऐड करते गए हैं, ठीक है। अब दूसरा, एटाइमोलॉजी पता है कि सबको? एटाइमोलॉजी पता है? शाब्दिक अर्थ जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एटाइमोलॉजी। जैसे कि फिलोसफी वर्ड था, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फिलो और सोफिया। तो वैसे ही आपकी जो वेदास और उपनिषद है उसमें वेद जो है वो कौन से वर्ड से आया है? वेद। वेद का मतलब होता है क्या? नॉलेज। मतलब आपको क्या मिलने वाला है? ज्ञान। इसके बारे में ज्ञान, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में आपको ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वेदास आर द एंशियंट टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा इसमें ये बोला जाता है कि ये जो वेदास हैं उसको लिखा किसी ने भी नहीं है। उसको किसने लिखा है? डायरेक्टली भगवान ने लिखा है। किसने लिखा है? डायरेक्टली भगवान ने। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो है ऑथरलेस है, मतलब इसका कोई ऑथर नहीं है। भगवान ने ही इसे क्या लिखा है? भगवान ने ही इसे लिखा हुआ है। और इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? अपौरुषेय। वेदास को क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। इसका मतलब ये है कि ये जो है ऑथरलेस है, ठीक है। इसको नॉट रिटन बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो ये अगर आप वेदास की बात में करेंगे तो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है, ठीक है। तो जो श्रुति होता है, श्रुति का मतलब ही क्या होता है? श्रुति, श्रुति मतलब होता है टू हियर, सुनना। और फिर ये जो आपके वेदास हैं वो एक्चुअल में किस में आते हैं? श्रुति लिटरेचर के अंदर में आते हैं। मतलब कि ये जो है बाय हियरिंग, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनकर वो क्या करते थे? इंफॉर्मेशन का या फिर नॉलेज का ट्रांसफर करते थे। जो गुरु रहेंगे वो अपने शिष्य को जो है सुनाकर,
है ना, क्या करते थे, नॉलेज का ट्रांसफर करते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसीलिए इसे क्या बोला है, श्रुति टेक्स्ट बोला है। ठीक है, स्मृति क्या होता है, जो हम लर्न करते हैं, जो रिटर्न रहते हैं। ठीक है, तो क्या इतना समझ में आया। सबसे पहले वेद क्या है, तो वेद जो है भैया वो एंशियंट टेक्स्ट है। ये ऑथरलेस है, इसलिए ऑथरलेस है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने खुद इसे लिखा हुआ है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, अपौरुषेय। दूसरा ये जो है क्या है, श्रुति टेक्स्ट, मतलब श्रुति लिटरेचर है। श्रुति इसलिए क्योंकि क्या करते हैं, हम सुनते हैं और फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, कौन से वर्ड से आया है, तो विद वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, अब उसके बाद कल तुमको क्लासिफिकेशन बताया था वेद का, कि वेद जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है। द वेरी फर्स्ट वॉज संहिता, ठीक है, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, और फिर उपनिषद। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, संहिता की, तो संहिता क्या है, किसी को पता है, हिस्ट्री में आपको एकदम डीप में भी पढ़ना है इसको। हाँ, कलेक्शन ऑफ हाइम्स बोलते हैं जिसको। कलेक्शन ऑफ हाइम्स मतलब क्या होता है, जो भी मंत्र वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसका पूरा का पूरा एक जो संग्रह है, ठीक है, एक जो कलेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संहिता। और इस संहिता के अंदर ही आपके जो 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर एंड अथर्व, इसके अंदर ही आते हैं। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, नेचुरल फोर्सेस एग्जिस्ट करते थे। नेचुरल फोर्स मतलब प्राकृतिक बल। प्राकृतिक बल का मतलब होता है कि जैसे प्लांट है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एनिमल है, ठीक है, एयर है, विंड है, फायर है, हर चीज में माना जाता था कि कुछ क्या है, एक सुपरनैचुरल पावर है। ठीक है, तो उनको जैसे कि मान लो बहुत तेज बारिश हो गई, तो क्या बोला जाता था कि हमारी ही कोई गलती हुई है जिसकी वजह से बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, भगवान जो है वो क्या हो गए हैं, गुस्सा हो गए, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, तो उन सबको शांत करने के लिए या फिर सिस्टम से सब चीजें चले, तो क्या होता था, मंत्र का उच्चारण किया जाता था। तो ये जो मंत्र का कलेक्शन है वो एक्चुअल में किसमें आ गया, आपके संहिता में। ठीक है, तो संहिता को आप क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स का मतलब ही होता है मंत्र। कलेक्शन ऑफ हाइम्स टू प्रेज गॉड एंड गॉडेस। प्रेज का मतलब क्या होता है, खुश करना, मनाना, खुश करना। गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। अब देखो, ये जो है एक कलेक्शन ऑफ हाइम्स तो हो गए ब्राह्मण, सॉरी, आपकी संहिता जो है वो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। कि मंत्र है, मंत्रों का पूरा संग्रह को हमने क्या बोल दिया, संहिता। लेकिन ये जो मंत्र है, ठीक है, उसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, क्रम क्या होगा, वो सब चीज कौन किया जाता है, किसके अंदर में आता है, आपके ब्राह्मण में। मतलब कि आप बोल सकते हैं एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ संहिता। ठीक है, या फिर आपके जो भी हाइम्स है, जो भी मंत्र है, उसका जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कि कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, ठीक है, कौन से टाइम में, ठीक है, आपको कौन से मंत्र को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो क्या किस में आएंगे, आपके ब्राह्मण में। बात समझ में आई, क्या लिखोगे इसमें, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। किसके हैं, सबको पता है संहिता का। ठीक है, अब देखो तीसरा आया क्या, अरण्यक। अरण्यक मतलब क्या होता है, किसी को पता है, हिंदी वर्ड है अरण्यक, सभी हिंदी है। फॉरेस्ट, हाँ मैम फॉरेस्ट जो वन से रिलेटेड होते हैं हाँ, उनके ऊपर जो। एक्चुअल, हाँ हाँ समझिए, एक्चुअल में इसको जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल में कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। मतलब जितने भी आपके सेंट वगैरह रहते हैं, जो ऋषि वगैरह रहते हैं, सेक्स, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, फॉरेस्ट में ड्वेल करते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं और वहां पर वो क्या करते हैं, मेडिटेशन, क्या करते हैं, मेडिटेशन। तो जब वो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनको आभास होने लगता है, वो चीजों को ज्ञात करने लगते हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, आपका अरण्य। क्या है आपका अरण्य।
मतलब आपके मेडिटेशन का जो फेस होगा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होगा, आपके अरण्यक से, क्योंकि जो सेंट वगैरह हैं, जो आपके ऋषि वगैरह हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, फॉरेस्ट में, और वहां पर वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, सुना है, ठीक है। तो वहां पर वो जो है मेडिटेट करते हैं और मतलब चीजों को रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल में अगर कुछ चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसीलिए उनको कहा जाता है क्या, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब देखो, द वेरी लास्ट इज योर उपनिषद, इसको ही हम जो है वो क्या बोलते हैं, वेदांत। वेदांत का मतलब ही होता है क्या, वेदों का अंत। मतलब अगर आप इन तीनों की बात करोगे, किसकी, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, ठीक है, तो अरण्यक इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर व्हाट, टू योर मेडिटेशन पार्ट, ठीक है। और आपका जो संहिता और जो ब्राह्मण है, ये किससे रिलेटेड है, आपके कर्म कांड वाले पार्ट, कि अगर मंत्र होगा तो कैसे उच्चारण होगा, ठीक है, यज्ञ हमको कौन से करना है, ठीक है। लेकिन आपका जो उपनिषद है वो पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, आपके ज्ञान वाले पार्ट, आपके फिलोसॉफिकल, आपकी जो दार्शनिक वाला पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, आपका उपनिषद, ठीक है। उपनिषद जो है उसको और क्या बोला जाता है, वेदांत, इट मीन्स वेदों का अंत, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है, कंक्लूडिंग पार्ट। जैसे कि हम लोग जो है लास्ट में समरी लिखते हैं, वैसे ही जो वेदों के जो पूरे जो कंक्लूजन है वो किसमें है, आपके उपनिषद, जिसको हम क्या बोले हैं, वेदांत। बात समझ में आ रही सबको, आगे बढ़े। रही बात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की, वो आपको, वैसे तो आपको ये भी उतना ज्यादा नहीं जानना था, क्योंकि आपके में लिखा हुआ है वेदास एंड उपनिषद, उसके अंदर में 3 पार्ट दिए, क्या, ब्रह्म, आत्मा और रीत, बस यही दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम बताते हैं कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद इज रिलेटेड टू व्हाट, किसी को पता है ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद में क्या है, जितने भी गॉड और गॉडेसेस के प्रेज लिखे होते हैं वो हाँ सारे, प्रेस, हाँ मंत्र वगैरह हैं कि कैसे प्रेस करना है गॉड और गॉडेस को, ये हो क्या, ऋग्वेद। और फिर सामवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है। फिर अथर्ववेद इज रिलेटेड टू, हाँ, और यजुर्वेद इज रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, और यजुर्वेद, मतलब ऑलमोस्ट आपको एक एक आइडिया तो है कि किसको क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वेद वाला पार्ट। अब मेन चलते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है क्या, उपनिषद, ठीक है। उपनिषद, इसको ही बोलते हैं क्या, एटाइमोलॉजी, इसको बोलते हैं क्या, शाब्दिक अर्थ, कि हर एक शब्द का जो है वो क्या अर्थ है, ठीक है। उप का मतलब ही होता है अप्रोचिंग अ टीचर, नी का मतलब होता है फॉर नॉलेज, हो गया, लिख लिया सबने। देखो, उपनिषद को हमने क्या बोला, उपनिषद इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांत, मतलब एंड ऑफ द वेदास, ठीक है। उपनिषद का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, है ना, तो क्या है, पहले उप, नि, देन शद। उप का मतलब ही होता है, क्या होता है, अप्रोचिंग अ टीचर, एक टीचर के पास आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। और जब नॉलेज आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू अटेन द लिबरेशन, मतलब मुक्ति, ठीक है। अगर आपने देखा होगा आश्रम सिस्टम भी, ठीक है, तो लास्ट आप कहाँ जाते थे, संन्यास, ठीक है। संन्यास क्या लेते थे, ताकि टू अटेन द साल्वेशन या फिर लिबरेशन, ठीक है। लिबरेशन क्यों चाहिए, मुक्ति क्यों चाहिए, टू एंड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, हाँ, हाँ, एक्चुअली बर्थ एंड डेथ या फिर डेथ एंड बर्थ, ठीक है। उस साइकिल को पूरी की पूरी क्या करने के लिए, खत्म करना था हमको, रीबर्थ का साइकिल ना चले, इसीलिए क्या करते थे, मुक्ति या फिर लिबरेशन। तो यहाँ पे जो उपनिषद है,
ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आप टीचर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं टीचर के पास? नॉलेज को गेन करने के। और जब पूरी तरीके का नॉलेज आपको आ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? टू अटेंड द लिबरेशन, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन। ये वर्ड है क्या? उपनिषद। समझ में है? ठीक है, अब उपनिषद कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपनिषद? 108। ठीक है, 108 उपनिषद है, उसमें से क्या बोलते हैं 10 से 12 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी को कुछ पता है कौन कौन से? एक दो नाम बोलो। हाँ हाँ, जबाला उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, और कुछ? ईसा केना सुना है क्या? मुंडक उपनिषद। हाँ, तो ये सब क्या है? 10-12 उपनिषद में से एक उपनिषद ये माने जाते हैं, जो कि क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में। ठीक है, टोटल कितने? 108, उसमें से 10 से 12 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। उपनिषद का मतलब क्या होता है वो तुमको समझना है। ठीक है, कल ही तुमको बताया कि उपनिषद वो फर्स्ट जहां से सबसे पहले क्या होता है कि रीबर्थ कैसे हुआ है ना, मोक्ष कैसे आएगा है ना, आत्मा का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके उपनिषद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म क्या है। किसके बारे में देखना है? ब्रह्म। ठीक है, अब देखो ये ब्रह्म और ब्राह्मण को तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ब्राह्मण जो है आपके वर्ण के सिस्टम में आता है। ठीक है, ये है आपका क्या? ब्रह्म। ब्रह्म या फिर ब्राह्मण भी लिखते हैं ना इसको। ठीक है, हिंदी में ये ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, देखो इंग्लिश में इसको ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं, तो इसको आप लोग ब्राह्मण से क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म क्या है? व्हाट इज ब्रह्म? बताओ, किसी को पता है? अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म क्या है? हम्म, क्या है ब्रह्म? बोलो। यूनिवर्सल सोल। और कुछ? सुप्रीम रियलिटी। और 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 क्या है ब्रह्म? हम्म, कहाँ पे पढ़े थे ब्रह्म? कभी पढ़े थे क्या? कहाँ पे पढ़े थे? हम्म, किसी को पता? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को बोला जाता है अल्टीमेट रियलिटी या फिर सुप्रीम रियलिटी। ठीक है, तुमको मैंने प्लेटो के टू वर्ल्ड थ्योरी के बारे में बताया था, है ना, कि कुछ चीजें होती है जो कि क्या है? चेंजेबल है, और कुछ चीजें है जो बिल्कुल भी चेंजेबल है ही नहीं। तो वैसे ही क्या है? ब्रह्म, जो कि क्या है? नॉन चेंजेबल, जिनका कोई फॉर्म है ही नहीं, और वो ही जो है वो सुप्रीम रियलिटी है। बाकी जितने भी चीज है वो सब क्या है? इल्यूजन और डिल्यूजन। क्या है बाकी सब चीजें? मेरे को तो हाँ, मोह माया, मिथ्या, और कुछ आ जाएगा? हाँ, चलो, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। हम उनको जो है देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, और बोलते हैं कि हर एक इंसान के अंदर में क्या है? क्योंकि हमारा डेथ होना भी क्या हो जाता है? ब्रह्म से मिलना होता है। ठीक है, इसमें एक बात आती है हमेशा कि देखो ये क्या है? एक पॉट, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो एक्चुअल में वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, उपनिषद वगैरह में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये क्या है? पॉट है। पॉट के पास एक अपना स्पेस है। देखो, पॉट है, पॉट के अंदर का स्पेस और ये बाहर वर्ल्ड का स्पेस, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। पॉट के अंदर जो स्पेस है और जो बाहर जो स्पेस है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो पॉट है वो टूट गया। ठीक है, तो क्या आप बता पाओगे कि बाहर के स्पेस और पॉट का स्पेस कितना है, या बाहर के स्पेस में पॉट का स्पेस कितना है? वैसे ही ब्रह्म है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एट लास्ट में उन्हीं में जाके क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या बोला है? अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, जो कि क्या है? फॉर्मलेस है, हमें पता नहीं है वो कैसे है, लेकिन वो हर जगह जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, वो हर जगह कहाँ पे? प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखे? इट इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे?
देखो दूसरा चीज ये है कि यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रियलिटी बोलो चाहे फिर उसको अल्टीमेट रियलिटी बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोलना है कि ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब ये हर जगह ये जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, हर जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी, दूसरा ओमनी प्रेजेंट, और तीसरा अनचेंजेबल इन नेचर, मतलब ये चेंज नहीं होते। अगर प्लेटो की टू वे थ्योरी के बारे में या टू वर्ल्ड थ्योरी के बारे में आपको याद होगा, तो जो ऊपर वाली थ्योरी रहती थी, है ना, जो कि क्या होती थी, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, है ना, परमानेंट इन नेचर। तो वैसे ही क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, एक सुप्रीम रियलिटी है, ठीक है, एक अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है या क्यों है या कैसे है, बट स्टिल वो जो है ओमनी प्रेजेंट, वो जो है हर जगह, बोलते हैं हर एक चीज में क्या है, ब्रह्म इज प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो अनचेंजेबल है, मतलब वक्त के अनुसार वो जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हो गया किसका, ब्रह्म का, ठीक है। अब एक बात बताओ, आत्मा क्या हो सकती है। ब्रह्म का कंसेप्ट तो देख लिया, आत्मा क्या है। हम्म ब्रह्म में भी दो है, एक पर ब्रह्म होता है और एक अपार ब्रह्म होता है, ठीक है। ब्रह्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका क्या, पर ब्रह्म होता है, और एक अपार ब्रह्म होता है। जो आपका पर ब्रह्म है वो कैसा होता है, निर्गुण। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस, फॉर्मलेस है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई साइज नहीं, कोई शेप नहीं। लेकिन जो अपार ब्रह्म है वो क्या है, जिसका एक फॉर्म है, एक शेप है, एक साइज है। जो भगवान है जिनको हम पूछते हैं, ठीक है, उनकी क्या है, एक पर्टिकुलर आइडल्स बने हुए रहती है, फिगर्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, उनके शेप और साइज बने हुए रहते हैं। हमें नहीं पता कि वो है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता, बट स्टिल वी हैव मेक दैम इन द कैसे, आइडल्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में हमने उनको बना रखा है कि ये ऐसे ही दिखते होंगे। तो जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है, अपार ब्रह्म। और जो ये पर ब्रह्म है वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट, वो किसी को भी दिखाई नहीं देते। ये जो है वो निर्गुण है, और ये जो है वो कैसे है, शगुन है, शरगुन या शगुन जो भी बोला जाता है, ठीक है, कि उसका जो है फॉर्म है, शेप है, साइज है, जो कि हमने देखा है, मतलब एक्चुअल में नहीं देखा है, लेकिन एक आइडल्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में हमने देखा है। तो ये हो गया किसके बारे में बात, आपके ब्रह्म के बारे में बात। कि उपनिषद के अंदर में जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना था वो क्या है, ब्रह्म। तो ये दूसरा होता है किसका कंसेप्ट, आत्मा। आत्मा क्या है, हाँ, सोल, इंडिविजुअल सोल या फिर इंडिविजुअल सेल्फ। देखो ये सब चीजों में ना, जैसे ब्रह्म, आत्मा और रीत, ठीक है, इसमें तो अगर आप जितने डीप में जाओगे आपको कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको उतना ज्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि हमको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। फिलोसफी इतना डीप है कि एक चीज होके आपको 100 रीजंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना खुद से दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितना आपके लिए एसेंशियल है और आपके क्वेश्चन पेपर में अब तक जितना पूछा गया है, ठीक है, उतना वैल्यू पॉइंट्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही, ब्रह्म का कंसेप्ट समझ में आया कि इट इज द अल्टीमेट रियलिटी होती है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल रियलिटी। इट इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि वो हर जगह जो है वो पाए जा रहे, और इट इज चेंजेबल इन, अनचेंजेबल इन नेचर एक्चुअली, ठीक है। फिर दो प्रकार के क्या होते थे, ब्रह्म होते थे। एक है आपका क्या, पर ब्रह्म, एंड दूसरा है क्या, अपार ब्रह्म। अगर पर ब्रह्म की बात करते हैं तो वो कैसे है, निर्गुण, ठीक है, हमको नहीं पता कि उनका फॉर्म क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, तो वो कैसे है, पर ब्रह्म। और अपार ब्रह्म मतलब कि जिनका, जो कि शगुन है, जो कि फॉर्म है, शेप है, साइज है, जिनको हम एक्चुअली फॉलो करते हैं। बात समझ में आ गई। अब हमको पढ़ना है दूसरा क्या, आत्मन, आत्मा। आत्मन जिसे क्या बोला जाता है, आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मन या आत्मा इज द इंडिविजुअल सेल्फ। क्या है, इंडिविजुअल सेल्फ या फिर इंडिविजुअल सोल, ये क्या है, आत्मा है,
ठीक है। तो मतलब हर एक इंसान क्या है? हर एक इंसान क्या है? आत्मा है ना, इंडिविजुअल सोल है। ठीक है, हम जो है खुद ही नहीं जानते कि हम कौन है। ठीक है, हमारे बाहर से तो हमने हमारे सबके फिजिकल अपीयरेंस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन अंदर में क्या है, हम सब आत्मा है। हाँ एक्चुअली आत्मा है। ठीक है, आत्मा का मतलब होता है टू ब्रीथ, ब्रीथ करना। ठीक है, तो इसमें जो आत्मा का मतलब क्या बोला, ब्रीथ। ठीक है, तो अगर आप सांस लेते हो या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, तो क्या आपकी जो ब्रेथ है या फिर जो एयर है, वो क्या हर एक बॉडी ऑर्गन्स में मतलब पहुंचती है? पहुंचती ही नहीं पहुंचती? कैसे पता चला पहुंचती? हाँ कैसे पता चला? हाँ, सांस लोगे तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच रही है। देखो सांस भी लेना स्टार्ट कर दी। तो देखो आत्मा का मतलब होता है टू ब्रीथ, मतलब वो हर जगह है। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है आपके दिल में बसा और कहीं पर भी नहीं, नहीं, वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में और हर एक इंसान में जो है वो आत्मा प्रेजेंट है, सोल प्रेजेंट है। ठीक है, चलो इसमें ब्रीथिंग की बात है, तुमने कभी वो करा आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया? ये है कभी? ये कैसा लगता है? कभी करना आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया, देखो यूट्यूब से देख के नहीं करोगे, है ना, सीख के करना रहता है, क्योंकि वो काफी जो है वो कैसे बोलते हैं उसको, प्राइवेसी उसमें ज्यादा रहती है। ठीक है, यूट्यूब से देख के करना मत चालू कर देना। ठीक है, पहले जाकर देखना कि सुदर्शन क्रिया होती क्या है। वो जो है कंप्लीट जो है आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, लेकिन कभी हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारी ब्रेथ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें ही नहीं पता रहता। जैसे हमको नहीं पता कि हमारी आत्मा किधर है, ठीक है, तो वैसे हमारी ब्रेथ भी किधर किधर जाती है हमें भी पता नहीं रहता। तो जब आप उस एक्सरसाइज को करते हो, सुदर्शन क्रिया को, तो क्या होता है, हाँ, जितनी इमोशंस है, जितनी फीलिंग्स है, वो पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाती है, बाहर होती है। कोई बहुत ज्यादा हंसने लगेगा या कोई बहुत ज्यादा रोने लगेगा, और वो जब आप फील करोगे तो यू विल लाइक कि कहाँ ही पहुंच गए, एक्चुअल में कहाँ ही पहुंच गए। एक बार ही करके देखना, यूट्यूब से सीखकर नहीं, ये बात सुन लो। ठीक है, क्लासेस होती है, वहां पे अगर मौका मिले कभी संडे वनडे को तो जाना, देखना और फिर करना। ठीक है, एक अल्टीमेट जो ब्लीज होती है, हैप्पीनेस होती है, वो वहीं पे आपको महसूस होगी। होता है नहीं होता है? हाँ, तो है बेटा, मैं नहीं सिखा सकती, है ना, मैं मुझे सिखाना रहता तो मैं यहाँ नहीं आर्ट ऑफ लिविंग में होती, है कि नहीं, वहीं पे जाके एक्सरसाइज सिखाती सबको। उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको क्लास करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए स्पेशलिटी या फिर स्पेशलाइजेशन चाहिए रहता है। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ बीमारियां होती है, कोई मेडिकेशन रहता है आपका, तो वो सब पूछने के बाद जो है वो एक्सरसाइज को करवाया जाता है। ठीक है, उसमें साइकिल्स वगैरह चलते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो सब चीज मैं नहीं करवा सकती, इसलिए बोला यूट्यूब से देख के कोई नहीं करेगा। ठीक है, वहां जाके अगर एक्सपीरियंस करना हो इफ, तो वहां पे जाके करना है। और ऐसा भी बोलता जाता है कि जैसे वक्त के साथ साथ आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल है वो कैसे होते जाती है, जीरो, जीरो इन द सेंस कम होते जाती है। ठीक है, बचपन में आप जितने भी क्रिएटिव रहते हैं, अगर मैंने आपको बोला 5, तो हर बार आप ऐसे ही करके 5 नहीं कर देंगे। बच्चे लोग कैसे कहते हैं, ऐसे 5 करेंगे, कभी ऐसे 5 करेंगे, जैसी मर्जी वैसे क्रिएटिविटी लाते हैं। तो वैसे ही हम जो है वो क्या होते जाते हैं, कम क्रिएटिव। तो उससे आपके दोनों जो लोब्स रहते हैं, ठीक है, आपके जो दिमाग, जो ब्रेन है, उसके जो लोब्स है ना, वो क्या होते हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं। तो इंसान की क्रिएटिविटी भी आती है और चीजों को लर्निंग करने की पावर भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे ब्रेथ की बात आई इसलिए बता दी। ठीक है, तो चलो देखो, आत्मा इज द इंडिविजुअल सेल्फ या फिर सोल। ठीक है, जो कि ये भी क्या है, हर जगह ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जैसे हमको नहीं पता रहता है कि अगर हम ब्रेथ कर रहे हैं तो हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो वैसे ही आत्मा के भी बारे में हमें कुछ भी चीज पता नहीं है। ठीक है, अब देखो, जो ब्रह्म रहता था या फिर ब्रह्म था, ठीक है, वो क्या बोला उसको, यूनिवर्सल रियलिटी बोला, यूनिवर्सली वो प्रेजेंट है। और आत्मा को क्या बोला, वो इंडिविजुअल का सोल है। ठीक है, हर एक इंसान में क्या है,
आत्मा प्रेजेंट है, इंडिविजुअल सोल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे आता है कि सेम वही कंसेप्ट कि ये जो आत्मा है, जैसे ब्रह्म, हमने क्या बोला कि अगर डेथ हो रहा है तो डायरेक्टली क्या होता है, हम ब्रह्म से चालू होते हैं और ब्रह्म में ही जाकर मिल जाते हैं। तो वैसे ही जब आत्मा की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो चाहे वो डेथ हो चाहे वो बर्थ हो, वो आत्मा जो है हमेशा क्या होती है, जीवित ही रहती है ना। आत्मा जो है, क्यों, क्योंकि आत्मा को क्या बोला जाता है, नित्य होती है कि नश्वर होती है, सुना है। जैसे आपकी बॉडी जो है वो पेरिशेबल है, ठीक है, वक्त के साथ साथ वो जो है डिके हो सकती है, ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो कैसी, नित्य, मतलब वो है, नश्वर नहीं है, नित्य है, वो नित्य है इन द सेंस इट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, कोई अग्नि उसको जला नहीं सकती, कोई हवा उसको रोक नहीं सकता, और कोई चीज उसको काट नहीं सकती, वैसी कौन होती है, आत्मा। ठीक है, तो आज से सब लोग क्या बोलोगे, मैं कौन हूँ, यू आर गोइंग टू कॉल योर सेल्फ आत्मा, क्योंकि एक्चुअल में जो इंडिविजुअल सेल्स है वो कौन है, आत्मा। ठीक है, तो आत्मा में क्या लिखोगे, इट इज विदाउट एनी फॉर्म, इसका भी कोई फॉर्म नहीं है। गर्मी लग रही है क्या, एसी चालू करना है, करो। कभी इनको ठंडी लगती है, कभी इनको गर्मी लगती है, इनका सिस्टम अलग है। ठीक है, करो। ठीक है, देखो आत्मा की बात करते हैं तो देखो ये ऐसी रियलिटी है जो कि हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, परवेसिव बोलते हैं। क्या बोले हैं, रियलिटी विच इज परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, विदाउट एनी फॉर्म, सेम वही चीज, किसका भी क्या फॉर्म है हमें मालूम नहीं है। इतना लिखा, देखो एक आपको ना हल्का से क्रक्स आइडिया दे रहे ना, एकदम ना समझ में आए तो छोड़ देना। कि स्टेजेस क्या होते हैं, जीव अगर हैं हम लोग, आत्मा अगर है, ठीक है, तो इसके स्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, समझ आए तो वेल एंड गुड, और ना समझ में आएगा तो क्या करना है, छोड़ देना है। देखो सबसे पहले आपका एक पहला स्टेज आता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज को आप क्या करते हो, सेंस करने रखते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपका सेंसेशन रहता है, मतलब कि आप जो हो हर एक चीज को क्या कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। जितने भी बाहर में आपके ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, हर चीज का आपका क्या है, सेंसेशन है। जैसे कि अगर गरम तवा है, वो गरम है, ठीक है, तो आपको हर किसी को पता है कि उसको छूना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सेंसेशन का स्टेज। ठीक है, एक ऐसा स्टेज आता है जब आपका दिमाग बस एक्टिव रहता है। जैसे कि अगर आप सोते हैं, ठीक है, सोते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कुछ सपना है आपने देखा, ठीक है, तो कभी कभी कुछ सपना है आपने देखा और कुछ अच्छा रहते तो आपको वो चीजें जो है याद रहती है, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में था, आपने वो बातों को याद रखा। या कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत सारी बातें जो आप सोचते रहते हैं वो आपके सपने में आ जाती है। लेकिन वहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा तो बहुत चीज, लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं। तो ये बता रहे हैं किसको, स्टेजेस ऑफ जीव को, है ना, कि जीव जो है उसके बहुत सारे स्टेजेस। एक ऐसा स्टेज हो सकता है उसमें ना बहुत टर्मिनोलॉजीज है, हमको इतने डीप में जाना नहीं, बट आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहला स्टेज क्या आता है, जिसमें उसको जो है सेंसेशन के बारे में पता रहता है। ठीक है, उसको अपने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, आपके सेंसेस जो है वो काम करते हैं। अगर यहाँ से मैं एक पेन को फेंक के मारूंगी आप लोग को, ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, इधर उधर देखना चालू कि मेरे तरफ तो ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या आपके सेंसेस जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो लड़कियां जो है लिजर्ट को देखती है तो कोई क्या करती है, भागने लग जाती छिपकली देखकर। ठीक है, कॉकरोच को देख लिया तो जिसको डर लगता है वो भागेगा, जिसको नहीं लगता है वो नहीं भागेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देख के आपके सेंसेस क्या करने लगते हैं, काम। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइंड बस एक्टिव है। कौन एक्टिव है, माइंड एक्टिव है, बाकी सब आप क्या है, इनएक्टिव। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सपने ऐसे रहते हैं जो आपको क्या रहते हैं, याद रहते हैं। ठीक है, फिर आप रिकॉल करते हो, अच्छा मैंने तो यही देखा था, ऐसे होता है।
और तीसरे स्टेज में क्या होता है कि आप अनकॉन्शियस है, आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या सपना देखा था, बस इतना याद रहता है कि कुछ तो भी देखा था, होता ही नहीं होता है। तो वही सब है, तो ये जो है आत्मा से रिलेटेड है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। ठीक है, तीसरा फैक्ट आता है आपका क्या है, रीत का कंसेप्ट, कि रीत क्या होता है। रीत सुना है? ये काफी छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा इलाज हम कर नहीं सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, रीत, रीत मतलब क्या होता है? सुना है, ये रीत है, ये रीत चली आ रही है, ऐसा बोला जाता है, सुना है कभी? हाँ, क्या होता है रीत का मतलब? क्या होता है रीत का मतलब? देखो ये है रीत, रीत मतलब एक लॉ, एक ऑर्डर, एक परंपरा, जो कि एक्चुअली क्या हो रही है, चली आ रही है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ये रीत तो सालों से चली आ रही है, इसका मतलब ये कि कुछ आपके कंडक्ट रहेंगे, ठीक है, कुछ ऑर्डर है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, जो आप क्या करते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे कि देखो उपनिषद में भी जो है आपकी किसके बारे में, बहुत सारे आपकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे जबाला उपनिषद की बात करोगे तो उसमें भी क्या बताया गया आपको, आश्रम्स के बारे में, 4 प्रकार के आश्रम, और हमने ये भी देखा था कि अगर गृहस्थ आश्रम है तो उसमें उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी, उसका कंडक्ट कैसा रहेगा। तो ये सब क्या है आपके रीत, रीत मतलब होता है कि जो भी लॉज, जो भी रूल्स हैं, हाँ, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए अगर आप हैं तो। ठीक है, तो उन सब चीज का जो क्या बोलते हैं, समावेश या फिर कॉम्बिनेशन, वो सब क्या होता है आपका रीत होता है। रीत मतलब सर्टन लॉज, सर्टन रूल्स विच यू हैव टू फॉलो, या फिर जो कि आपके लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं और आपने क्या करना है, अपने हिसाब से उसको फॉलो करना है। लिख लो, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर विच रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विद इन इट। आगे लिख सकते हैं, रीत इज डिस्क्राइब्ड एज that which is ultimately responsible for the proper functioning of the natural, moral and sacrificial orders। देखो रीत को क्या बोला है कि रीत जो है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, यूनिवर्स मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे कि उपनिषद में आपके कोड एंड कंडक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, कि कैसे आपको ऑपरेट करना है या फिर कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य को यूनिवर्स के कार्य के साथ में अलाइन करने का काम जो है वो कौन करता है, रीत करता है ना। कभी कभी हम लोग जो है कोई चीज की प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं कि भगवान भी मेरी सुन ले या यूनिवर्स भी मेरी सुन ले, तो क्या है, हमको अपने काम को जो है यूनिवर्स के काम के साथ में क्या करना रहता है, अलाइन करना रहता है। ये रीत, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्यों जरूरी है?
जो नेचुरल लॉज को आप मेंटेन करके रखते हैं। तो हर एक कस्टम्स, ठीक है। तो देखो 3 चीज हम पढ़ चुके हैं। फोन में रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? अब आ गई है वापस, आ गई। स्क्रीन तो विजिबल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम, अभी आ गई। हाँ पहले नहीं आई थी, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि रीत क्या है, ठीक है। हमने अभी आज क्या देख लिया है, सबसे पहले देखे कि फिलोसफी का रिलेशनशिप जो है आपके रिलीजन के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टिमिस्ट हैं, और साथ ही साथ क्या है, दोनों नॉर्मेटिव है, ठीक है। तो ये जो था एकदम छोटा सा था पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, फिलोसफी ऑफ मतलब वेदास एंड उपनिषद। वेद की अगर बात करते हैं तो हम लोग पढ़ लिए कि ये जो है एक प्रकार का एंशियंट रिलीजियस या फिर एंशियंट टेक्स्ट है, ठीक है। ये एंशियंट टेक्स्ट है और साथ ही साथ जो है वो वेदास के बारे में बताया कि वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है इज योर संहिता, दूसरा इज योर ब्राह्मण, तीसरा इज योर अरण्यक और चौथा इज योर उपनिषद, ठीक है। हमने सबके बारे में बात करी, ठीक है। उपनिषद के बारे में मैंने ये बोला कि इसको जो है वेदांत भी बोला जाता है एंड इट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ योर वेदा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सबसे ज्यादा दार्शनिकता या फिर फिलोसफिकल अप्रोच अगर पूरे के पूरे वेद में कहीं दिखती है तो वो कहाँ पे दिखती है, आपके उपनिषद में। पहले जो थे वो मोर और लेस कर्म कांड के ऊपर था, लेकिन ये जो है किसके ऊपर में है, ज्ञान के ऊपर में। इसीलिए तो उपनिषद 3 वर्ड में तोड़ा था कि अराइविंग या फिर अप्रोचिंग अ टीचर, क्यों अप्रोच करना है, फॉर नॉलेज, और नॉलेज मिलने से क्या होगा, साल्वेशन या फिर लिबरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया कि भैया 108 उपनिषद होते हैं जिसमें से 10 से 12 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अंदर में हमको पढ़ना था 3 चीजें, वो क्या थी, ब्रह्म, आत्मा और फिर रीत। ब्रह्म के बारे में बताया कि इट इज द अल्टीमेट रियलिटी या फिर यूनिवर्सल रियलिटी, जिसको आप देख नहीं सकते बट इट एग्जिस्ट। और जब ह्यूमन का डेथ होता है तो ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्म से ही आता है, ब्रह्म में जाकर मिल जाता है। एग्जाम्पल लिया था एक पॉट का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया था क्या, पर ब्रह्म एंड अपार ब्रह्म, ठीक है। फिर उसके बाद बताया क्या, आत्मन, आत्मा, ठीक है। आत्मा मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्फ या फिर इंडिविजुअल सोल, जो कि हर जगह, ये भी हर जगह प्रेजेंट है, हमको दिख नहीं रहा है, इसका भी कोई आकार नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है कैसा है, अनपेरिशेबल, ठीक है। ये भी कैसा है, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल जिसको बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आत्मा के बाद अगर बात करोगे तो हमने क्या देखा था, आपका रीत, जो कि लॉ एंड ऑर्डर्स जो आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लिखा दो पहले फिर आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चंस आप जो लोग जो है वो लिख कर लाएंगे। चलो बोलिए प्रतिमा। मैम और ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे? हाँ आपको वो स्टार्टिंग से बताए हुए है, आप जो भी चीज को सबमिट करेंगे वो आप अपने ग्रुप में भेज दीजिए सर को, सर हमें फॉरवर्ड कर देंगे पीडीएफ बनाकर। ओके मैम, ओके। एक्चुअली अभी तक के ऑनलाइन में 1-2 का ही आया था, आप ऐसा कर सकते हैं, असाइनमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर लिखो एक्सप्लिसिट द रिलेशन बिटवीन, देखो ये है एक्सप्लिसिट, दूसरा क्वेश्चन है ना, एक्सप्लिसिट द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। चार मार्क्स का, ठीक है। फिर लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन, गिव शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नास्तिक दर्शन। सबको पता है ना आस्तिक और नास्तिक क्या है, 2 मार्क्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ नास्तिक
दर्शन। अब देखो ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। लिखो, इंडियन फिलोसफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंटली, सबको लिखते बन रहा है या मैं लिखूं? इंडियन फिलोसफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय predominantly spiritual outlook, spiritual outlook, illustrate with example। ये है आपका 8 मार्क्स का। कितने क्वेश्चंस हो गए? 4, और पहले के जो 2 दिए वो है ना 6 क्वेश्चन, हाँ 8 मार्क्स। अच्छा पहले वाले, पहले 2 मार्क्स का है दर्शन। देखो क्या है, पहले 2 और फिर 4 है फिलोसफी। अच्छा पहले की फिलोसफी एंड लाइफ, उसको आप 4 नंबर में लिख लें। कौन सा था? पेसिमिस्ट वाला, उसको भी 4 नंबर, 4 मार्क्स। ठीक है, तो देखो जो आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन है 8 मार्कर, क्या है कि इंडियन फिलोसफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिरिचुअल आउटलुक। मतलब कि आपकी जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो किसके द्वारा है, मतलब किस उसमें किसके सबसे ज्यादा गुण है? अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के। तो मैंने इसमें तुमको क्या बताया था? हाँ वेद से आया, उपनिषद से आया। दूसरा हमने ये भी देख लिया कि रिलीजन और फिलोसफी का क्या है रिलेशनशिप। ठीक है, और आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो कि स्पिरिचुअल आउटलुक कैसे है इंडियन फिलोसफी का। क्यों? क्योंकि वो जो हर चीज का सॉल्यूशन जानना चाहता है, हर चीज का निवारण जानना चाहता है कि अगर किसी को दुख है, दर्द है, ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका जो रिजोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि गौतम बुद्ध या फिर लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, और सफरिंग क्यों है? आपके डिजायर्स की वजह से। वो एक बात बताते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, और सफरिंग क्यों है? डिजायर्स की वजह से। वहीं पे फिर भगवत गीता में आएगा, वो क्या बोलेंगे कि निष्काम फल, है ना। मतलब कि ये कि आप हर समय ये चीज का उम्मीद मत करिए कि आपको फल मिल ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फल नहीं मिला तो आप कहीं ना कहीं किस में आ जाएंगे? वापस से दुख में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई काम को इसलिए करते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि आपको वो फल मिलना ही मिलना है। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमको नेक्स्ट बढ़ना है किसके तरफ? फिलोसफी ऑफ गीता, जो कि क्या है आपका? भगवत गीता। ठीक है, आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लेते हैं, कल उसके अंदर के पूरी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक चीज आपका जो है वो स्पेसिफाइड है। रुको मैं बंद कर रही हूँ, बंद करना है ना। हर एक चीज जो है ना उसमें आपकी दी हुई है कि आपको हर किसी के अंदर में पढ़ना क्या। सिलेबस देखा है कि नहीं देखा अपना? हाँ देखे हो ना। हाँ तो देखो अब हमको क्या पढ़ना है नेक्स्ट? फिलोसफी ऑफ गीता। ठीक है, भगवत गीता से क्या समझते हैं या गीता से क्या समझते हैं? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही होने वाला है, फिलोसफी ऑफ गीता, जिसको क्या बोला जाता है? भगवत गीता। भगवत का मतलब क्या होता है? गीता का मतलब, भगवत का मतलब होता है भगवान का या फिर भगवान। ठीक है, गॉड। ठीक है, गीता मतलब क्या होता है? भगवान का गीत बोलो या फिर बोलोगे क्या? भगवान की सेंस। ठीक है, गॉड की जो सेंस होती है, जो टीचिंग्स होती है, ठीक है, वो किसके अंदर है? भगवत गीता के अंदर है। ठीक है, भगवत गीता का राइज कैसे हुआ था? कहाँ से उसका ओरिजिन होता है भगवत गीता का? हाँ महाभारत, है ना। महाभारत एक्चुअल में क्या है? हाँ क्या बोले आप? हाँ हाँ, एक्चुअली वही चीज हमको क्या करना है? आगे पढ़ना है। और एक्चुअल में अगर आप बोलोगे तो भगवत गीता जो है वो क्या है? एक महाकाव्य। क्यों? क्योंकि वो जो है 18 पर्व से मिलकर बना हुआ है, 18 बुक्स है। ठीक है, जो कि कलेक्टिवली जो है किसको बनाती है?
है भगवत गीता की महाभारत? पहले सोच लो। महाभारत को एपिक क्यों कहा गया है, महाकाव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स है, 18 बुक्स है उसके अंदर में, इसीलिए है ना। 18 बुक्स जिसको क्या बोलते हैं, 18 पर्व बोलते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर में है, ठीक है। जिसमें से जो सेइंग्स है, सेइंग्स जो है या फिर टीचिंग जो है भगवान की, वो किसके अंदर में है, भीष्म पर्व के अंदर है। किसके अंदर है, भीष्म पर्व, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में जो ये महाभारत के अंदर से क्या आया है, जो भगवत गीता है, जो कि क्या है, एक प्रकार की भगवान का गीत या फिर भगवान की सेइंग्स है, टीचिंग्स है। वो क्यों दी गई थी, हाँ, किसने दी थी, सबसे पहले ये बताओ। हाँ, कृष्ण भगवान ने दी थी, किसको, अर्जुन को। क्यों दी थी, क्यों दी थी? हाँ हाँ हाँ, और कुछ? ये तो बहुत कॉमन है, हर किसी को आई थिंक पता होगा। क्यों दी थी? हम्म, हाँ, और कुछ? एक्शन में क्या हुआ था कि जो लॉर्ड कृष्ण है और जो अर्जुन है, अर्जुन जो है वो कैसे थे, वो क्षत्रिय थे, है ना। तो वो क्या सोच रहे थे कि अगर मैं लड़ाई करूंगा, है ना, तो क्या होगा कि मेरे ही घर वालों का क्या होने वाला है, डेथ होने वाला है, ठीक है, फाइटिंग होगा और आखिर में अंत क्या हो जाएगा, शायद उनका ही हो जाए, ठीक है। तो उनको मारकर, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, साम्राज्य तो मिलेगा, लेकिन क्या मैं खुश रह पाऊंगा, क्या, नहीं। तो उस समय कौन आते हैं, आपके लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। लॉर्ड कृष्ण जो है वो अर्जुन के क्या थे, फ्रेंड भी थे, और उनको पता भी था कि वो तो है क्या, सुप्रीम रियलिटी, है ना, वो उनकी भक्ति भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लॉर्ड कृष्ण का काम था कि उनके जो फ्रेंड है या फिर उनकी जो भक्ति करते हैं अर्जुन, उनको क्या दिखाना था, सही मार्ग, सही रास्ता दिखाना था कि आप क्षत्रिय हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज है और वो ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी है। आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, रिजल्ट को देखकर आप काम मत करिए, लेकिन आपको क्यों काम करना है, जस्ट बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। बात समझ में? इसीलिए पूरी की पूरी क्या है, भगवत गीता में क्या है, भगवान की सेइंग्स है, टीचिंग्स है, ठीक है, जो कि आपके भीष्म पर्व में लिखा गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कभी पढ़ोगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सुकून है, ठीक है, अल्टीमेट ब्लीस इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या एक कोट सुना है, इग्नोरेंस इज ब्लीस, सुना है? इग्नोरेंस इज ब्लीस, सुना है तो ही मुंडी करना है, ऐसा ऐसा, नहीं सुना है तो नहीं। क्या होता है इग्नोरेंस इज ब्लीस? हाँ, लेट गो करोगे उतना अच्छा। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज जो है वो पता रहे, या हर चीज जो आप जानते हैं वो आपके काम की रहे। सम टाइम ब्लीज, आनंद जो है किसमें है, चीजों को ना जानने में। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको एक आनंद का आनंद महसूस होता है ना, कि अगर लाइफ के कोई भी फेज में अगर आप फंस गए तो क्या हो जाएगा, वहां से आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको फिलोसफी क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि हाँ कंप्लीट डेवलपमेंट इंसान का है। फंस जाएंगे कहीं पे तो निकलना जरूरी है, ठीक है। कल के दिन ऑफिसर बन जाएंगे तो भूल जाएंगे कि मैडम ने पढ़ाया था, है कि नहीं, पॉसिबल है, ह्यूमन टेंडेंसी भूलने की आदत। लेकिन लाइफ में कभी कहीं फंस गए तो इतना तो याद आएगा कि हाँ मैडम ने ये चीज बोली थी। इसीलिए जीनी का ज्ञान और फिलोसफी का ज्ञान दोनों साथ साथ में रखना है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, भगवत गीता में, ठीक है। तो इसमें जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करते हैं एक्चुअल में, कर्म, ज्ञान और, हाँ, कर्म भी है, ज्ञान भी है, और क्या है। अगर मान लो अगर आपको साल्वेशन पाना है, मुक्ति पाना है, लिबरेशन पाना है, तो आप मुक्ति कैसे अटेंड कर पाएंगे, कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है? देखो, मोक्ष की प्राप्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, साल्वेशन, साल्वेशन के एक्चुअल में जो है वो 3 तरीके हैं भैया। वो क्या है, एक कर्म के थ्रू, दूसरा एक ज्ञान के थ्रू, और एक है आपके धर्म के थ्रू। धर्म, रिलीजन, रिलीजन है यहाँ पे धर्म, ठीक है। कर्म, ज्ञान और धर्म, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग किसकी बात करेंगे सबसे ज्यादा, जो आपका भगवत गीता है वो एक्चुअल में तीनों का ही साथ,
ठीक है, सबसे पहले देखो एक स्टोरी के थ्रू, जैसे कि लॉर्ड कृष्ण है, ठीक है, वो अर्जुन को क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय आपको फाइट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है उनके धर्म के बारे में उनको बता दिए। ठीक है, एक बार ही धर्म के बारे में बताए कि आप क्षत्रिय हैं और आपको तो फाइट करना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कर्म। कर्म मतलब कैसे कि देखो कर्म कैसे आएगा, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैंने उनको फाइट किया, ठीक है, और अगर वो पूरे के पूरे क्या होगा एग्जिस्टेंस ही उनका खत्म हो गया मान लो, है ना, तो फिर मेरे को तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या मेरे घर के लोग क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले। लेकिन जब लॉर्ड कृष्ण जो है वो अपनी रैशनैलिटी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपने लॉजिक्स अपने तर्क को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके नॉलेज के थ्रू क्या होता है उनका पूरा देखने का तरीका ही बदल जाता है, और एट लास्ट जो है वो फाइट करने के लिए क्या होते हैं तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर साल्वेशन है, अगर मुक्ति पाना है तो कैसे पाओगे, कर्म से, ज्ञान से और धर्म से। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, देखो पहले बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ के बाद आप क्या करते हैं थोड़ा सा नॉलेज अटेंड करते हैं। एक बार अगर नॉलेज अटेंड कर लिया और सब चीज हो गया, ठीक है, आपके कर्म बहुत अच्छे थे, तो आप कहाँ किसको प्राप्त कर लेते हैं, साल्वेशन को। लेकिन वहीं पे अगर कर्म अच्छे नहीं थे, है ना, तो क्या होता है वापस से रिबर्थ। ठीक है, कि जितना किया है उतना तो भुगतना ही पड़ेगा, बोलते हैं ना हम भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आता है क्या, कर्म योग। कर्म योग द वेरी फर्स्ट। ठीक है, तो कर्म योग क्या होता है, कर्म वो भी अपने स्टेटस में भी लगा कर रखते होंगे कोई लोग, क्या निष्काम कर्म। तो ये कर्म योग है क्या या फिर कर्म है क्या, क्या समझते हैं बताइए। क्या है कर्म, कर्म क्या है? हम्म, बोलो। कार्य, कर्म है हमारा कि हम क्या कार्य करते हैं। जैसे कि अगर अब हम लोग पुरुषार्थ भी पढ़े थे तो उसमें भी क्या पढ़े थे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ठीक है, तो कर्म इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर काम, योर वर्क। ठीक है, कर्म का मतलब ही वो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक बात बताओ, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें उद्देश्य मतलब एक डिजायर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सबने बोला होना चाहिए। ठीक है, काम कर रहे हैं, समथिंग इज रिलेटेड, कुछ कर्म है कुछ काम है, उसमें क्या है एक है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और विदाउट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है मतलब कि क्या है आपका कोई उद्देश्य। ठीक है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ना भाई, है ना, लॉयल रहना अपनी पढ़ाई के लिए, है ना, पेशेंस रखना, है ना, कंसिस्टेंट रहना अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू बिकम आईएएस, सपोज टू बिकम डेप्यूटी कलेक्टर, ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव की तरफ क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, करेंगे नहीं। ठीक है, आपको डायरेक्शन तो मिलेगा, आपको पाथ तो मिलेगा, लेकिन हर बार दिमाग में क्या बात याद रहेगी कि मुझे ये बनना है। ठीक है, और उस चीज को सोच सोच कर क्या होते रहोगे, क्योंकि एक मोटिव है आपका कि आपको वो बनना है, वो करना है, आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप कार्यरत भी हैं, आप काम भी करें, लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुख होगा, दुख दर्द पीड़ा कष्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो जो है क्या, अगर ऑब्जेक्टिव है एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन के बेसिस में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि विदाउट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसकी आदत है हर किसी से हंसकर बात करना, खुश रहकर बात करना। ठीक है, तो उसके पीछे क्या उसका कोई उद्देश्य है क्या, नहीं, उसका तो वो नेचर है। ठीक है, वो विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव जो है वो हर किसी के साथ में अच्छे से बात करते हैं, खुश रहकर बात करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कर्म का सिद्धांत चल रहा है, जो जैसा करेगा उसको वैसे तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो वो विदाउट ऑब्जेक्टिव है, स्टिल क्या होगा, वो बहुत सारे लोगों को क्या कर सकता है, खुश कर सकता है। क्यों, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है वर्ड निष्काम कर्म, मतलब आप कार्य तो कीजिए, आप वर्क तो कीजिए, लेकिन फल की चिंता
मत कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं अंडर प्रेशर लिखो, 5 मिनट का टाइम है और आपको बोल दूं कि आपको 5 आंसर्स लिखने हैं 5 मिनट में, ठीक है, एक एक ही नंबर का दूं भले, ठीक है, लिख लोगे? लिख भी लोगे तो क्या जितना पीसफुली आप पहले लिखा करते थे विदाउट एनी प्रेशर और अब विथ प्रेशर में लिखते हैं तो क्या अच्छे से लिख पाओगे? प्रेशराइज करना बहुत अच्छा है लेकिन अप टू एन एक्सटेंड। ठीक है, कि आपको अगर आप बैठे ही हैं लिख ही नहीं रहे तब मैं आपको धक्का मारूं कि चलो भैया लिखो, तो आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर प्रेशर में आप कोई काम करते हैं, अगर आप कर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, जैसे कि अगर आप कर्म कर रहे हैं, आपके कुछ डिजायर्स हैं, डिजायर्स आपके फुलफिल नहीं हुए, तो वहां पे क्या होगा? दुख का एहसास हो जाएगा, है ना, दुख आ जाएगा कि ये तो मेरा काम हुआ ही नहीं। तो यही है क्या भगवत गीता का कर्म, और यहीं से क्या आता है? निष्काम कर्म का कंसेप्ट, है ना, कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद का जो दो कंसेप्ट है वो हम लोग कब देखने वाले? 2-3 कंसेप्ट वो हम लोग देखेंगे कब? कल, जिसमें क्या है? एक स्वधर्म और स्थिति प्रज्ञान, स्थिति प्रज्ञान। स्वधर्म से क्या समझते हैं आप लोग? कल छुट्टी है? नहीं पूछ रहे? नहीं है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ कि स्वधर्म से आप क्या समझते हैं? खुद का धर्म क्या है? ठीक है, कि खुद का धर्म क्या होगा, वो क्या होगा? स्वधर्म होगा। तो क्या आज की बात समझ में आई? कर्म सिद्धांत समझ में आया, है ना, कि अगर अकॉर्डिंग टू भगवत गीता जो कर्म योग है वो है क्या? ठीक है, कर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कर्म है क्या? ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव के बिना है कि विदाउट, सॉरी, ऑब्जेक्टिव के साथ है कि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको सबको समझ में आया? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे ना तो इसके क्वेश्चंस भी बेसिकली ऐसे ही आया करते हैं, एक आध बता देते हैं। देखो इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, व्हाट डज इट मीन बाय रीत? लिख लो। इसमें आपसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी डीप में नहीं पूछा है कुछ भी, जो आपकी हेडिंग्स है ना उसी के बारे में आपसे पूछ लिया है। 4 मार्क्स का है और ये 2 बार आ चुका है। एक बार आया है कि व्हाट डज इट मीन बाय रीत, और दूसरी बार आया व्हाट डू यू मीन बाय रीत। एक बार 2 मार्क्स में और एक बार 4 मार्क्स में। मैम क्वेश्चन एक बार फिर बोलेंगे? व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन बाय रीत। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। एक और लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद? मीनिंग ऑफ उपनिषद, ये आपका 2 मार्क्स का है। बाकी आत्मा वगैरह से तो अभी तक एक भी कुछ क्वेश्चन दिखा नहीं है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग अभी लेते हैं कि क्वेश्चन ये है, फिलोसफी इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। 2 मार्क्स का ये 7-8 क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, फ्राइडे तक के आप सभी सबमिट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो है वो पीडीएफ बनाकर स्कैनिंग कर सर को दे देंगे और वो हम तक पहुंच जाएगा। क्या है क्वेश्चन? फिलोसफी इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। 2 मार्क्स में ही लिखना है, क्या लिखोगे? मैंने बोला ना, अगर फिलोसफी और लाइफ के बीच में रिलेशनशिप आ गया तो आपको क्या लिखना है? अपने हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, तो बताओ, फिलोसफी इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। लाइफ को बदलने के लिए क्या है? फिलोसफी है, या फिलोसफी का उद्देश्य है लाइफ को बदल देना। कैसे? हाँ ठीक है, फिर और? हाँ ठीक है, और? हाँ, और कुछ?
हम लोग जो है डीपर इनसाइट चले जाते हैं, है ना, डीप में चीजों का जो है नॉलेज हम करने लगते हैं कि एक्चुअल में चीजें अगर होंगी तो कैसी होंगी। अभी हम लोग, हाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैनिज्म का कंसेप्ट, बुद्धिज्म का कंसेप्ट। जैसे कि तुमको क्या बताया था, अनेकांतवाद के बारे में बताया था कि ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड, बताया था कि अगर कॉइन है, कॉइन के दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो मेरे साइड में जो चीज रहेगी वो मुझे दिखेगी और तुम्हारे साइड में जो चीज रहेगी वो तुम्हें दिखेगी। तो अगर कभी भी किसी का कंफ्लिक्ट हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप ही सही हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को जानने की कोशिश ही नहीं करी। तो अगर ऐसा अप्रोच अगर लाइफ में सबका रहेगा तो क्या होगा कि हर एक कंफ्लिक्ट का जो है वो रिजोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। इंसान जो है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ नहीं जाएगा, खुद को ही प्रधान नहीं मानेगा, लेकिन सामने वाले की तरफ भी देखना चालू करेगा कि अगर मैं उसकी जगह में रहता तो क्या करता। तो कहीं ना कहीं अगर आप बोलोगे तो फिलॉसफी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है आपके लाइफ को, आपको एक डीपर इनसाइट देख के, ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ के, ठीक है, आपकी सफरिंग्स को एंड करने का रिजोल्यूशन दे रही है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सजेशंस, एडवाइस, सब चीज दे रही है कि आपकी सफरिंग जो है वो कैसे रिमूव हो सकती है, ठीक है। अगर आप कभी फंस गए कोई चीज में तो आपको क्या पता है कि ऑब्जेक्टिव के आपका कर्म है क्या। जैसे कि लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, तो वैसे हमको भी क्या हो जाती है, चीजों के बारे में समझ आ जाती है कि व्हाट वी हैव टू डू। बात समझ में आ रही है? तो यही सब चीजों को आपको किसमें लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, चाहे 2 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, ठीक है। आपने जितना भी कुछ मैंने फिलोसफी की 2 क्लासेस में बताया इंट्रोडक्शन के पार्ट में, ठीक है, आपको उसको अपने हिसाब से मेमोराइज करके क्या करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। कल के आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिलोसफी ऑफ गीता को कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगी, 4 वाक फिलोसफी, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि एकदम छोटा छोटा पढ़ा दिया, एक्चुअल में आपको पढ़ना इतना ही है, ठीक है। अगर आप कहीं से भी और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें इतना ज्यादा इलेबोरेशन है, उतना आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही आते हैं कितने, 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है कि व्हाट इज रीड। तो बताइए इससे ज्यादा क्या पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, एंड ऑफ द क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट?